वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नीट क्रैश कोर्स सीरीज में आज हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है दैट इज क्लास 11 चैप्टर 2 टॉपिक एंड दिस इज अ वास्ट टॉपिक। तो मैंने आपको ये प्रॉमिस किया है कि हर चैप्टर विद इन 1 आवर फिनिश करेंगे हम, बट सिंस कुछ वास्ट टॉपिक होते हैं और मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी इंपॉर्टेंट थिंग मिस हो, ऐसी कोई चीज मिस हो जाए जो कि एग्जाम में आ जाए, तो दिस विल नॉट बी अ गुड आइडिया, राइट। तो इसलिए वास्ट टॉपिक्स जो हैं वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकते हैं from 1 hour to 1.5 hour, okay, to the max. But I will try to finish it within 1 hour, okay. But we will not miss any important thing, right? So let us get started with the chapter 2, that is biological classification. Biological classification का मतलब क्या है? Biological means living से related, right? Living की बात कर रहे हैं and classification का मतलब होता है divide करना, right? Classify करना मतलब divide करना. That means dividing the living organisms into groups. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, बिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, दैट इज उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना, ओके। सो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अटेम्प्ट्स किए, राइट। बहुत सारी स्पीशीज हैं, ऑब्वियसली बहुत इजी नहीं होगा क्लासिफाई करना, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने ट्राई किया एंड दे गेव द डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसलिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं क्लासिफिकेशन के, ओके। नाउ जो फर्स्ट अटेम्प्ट था दैट वाज बाय द साइंटिस्ट एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिवाइड किया। फर्दर उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया हर्ब्स, श्रब्स एक्सेट्रा, एंड एनिमल्स को डिवाइड किया उन्होंने जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास नहीं है, विथ और विदाउट रेड ब्लड, ओके। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखनी है, दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन कि एरिस्टोटल ने एनिमल्स को किस बेस पे डिवाइड किया था, तो यू शुड नो कि विद और विदाउट रेड ब्लड, ओके। फिर है सेकंड अटेम्प्ट बाय साइंटिस्ट लिनाइयस। लिनाइयस साइंटिस्ट ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, दिस कैन अगेन कम इन अ क्वेश्चन कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो साइंटिस्ट लिनाइयस ने दिया था। उन्होंने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिवाइड किया था। दो हिज सिस्टम वॉज नाइसली एक्सेप्टेड, काफी टाइम तक उनका सिस्टम एक्सेप्ट किया गया था, बट स्टिल इट वॉज रिजेक्टेड क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिवाइड नहीं किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को मिक्स कर दिया, सो हिज सिस्टम वॉज रिजेक्टेड। नेक्स्ट जो अटेम्प्ट था दैट वाज बाय साइंटिस्ट ई हैकेल। साइंटिस्ट हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा एक किंगडम क्या दिया, प्रोटिस्टा, ठीक है। उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा भी बनाया। किंगडम प्रोटिस्टा में उन्होंने बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रख दिए, जो प्लांट्स और एनिमल्स नहीं है वो प्रोटिस्टा है, तो इसमें उन्होंने प्रोटोजोआ रख दिया, बैक्टीरिया रख दिया, फंजाई रख दिया, सब उन्होंने मिक्स कर दिया, ओके। तो इसलिए वो भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मिसमैच कर जाती हैं, राइट। फिर था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं एंड किस साइंटिस्ट ने दिया था, कोपलैंड। साइंटिस्ट कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और उन्होंने इंक्लूड किया था मोनेरा को, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ ध्यान में रखना है कि मोनेरा किसने इंक्लूड किया था, साइंटिस्ट कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में आया था। इसका ड्रॉबैक क्या था, ये रिजेक्ट क्यों हुआ था, बिकॉज बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के मिसमैच हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हीटेरोट्रॉफिक फंजाई को ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के साथ रख दिया, ओके। तो ऑटोट्रॉफिक हीटेरोट्रॉफिक को मिक्स कर दिया। उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक ही ग्रुप में रख दिया था, ओके। सो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं कर रही थी, ओके। सो उनका जो क्लासिफिकेशन था उसको भी रिजेक्ट कर दिया था, फाइन। फिर आया आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्ट हुआ हो एंड इट इज एक्सेप्टेड टिल डेट। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम एंड इट वाज इन द ईयर 1969। ये जरूर याद रखना है डेट 1969, ये प्रीवियस ईयर नीट पेपर्स में आ चुकी है, सो यू हैव टू नोट इट डाउन, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था। जैसे मैंने बोला नोट इट डाउन, तो नोट्स जरूर बनाने हैं, नोट्स हर बार बनाने हैं, मेक इट शॉर्ट क्रिस्प, ऐसे ही बनाइए जैसे मैंने बनाए हैं। आई हैव यूज्ड एब्रीविएशंस ऑल्सो, तो शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए जाते हैं, वो भी आप यूज करिए, इट विल सेव योर टाइम। और नोट्स बनाने से ये होगा कि आपको बुक फिर से नहीं पढ़नी पड़ेगी, यू विल रिवाइज क्विकली फ्रॉम नोट्स, ओके। सो लेट अस कंटिन्यू। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. विटेकर ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फंजाई भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो प्लांट्स, एनिमल्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, उन्होंने 5th किंगडम ऐड कर दिया, दैट इज द फंजाई, और इनका क्लासिफिकेशन वाइडली एक्सेप्टेड था, ओके। फिर आया था कार्ल वूस का, सो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था और कार्ल वूस ने क्या किया
कि उन्होंने मोनेरा को डिवाइड कर दिया। उन्होंने मोनेरा नाम नहीं देकर उन्होंने डोमेन्स दिए। तो 6 किंगडम को एक्चुअली 3 डोमेन बोला जाता है। तो उन्होंने 3 डोमेन्स क्या दिए थे मोनेरा के? डोमेन आर्की, डोमेन यूबैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। तो उन्होंने मोनेरा को डिवाइड कर दिया था अंडर 3 डोमेन्स। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल रीड अबाउट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो ये टर्म्स आप सुन सकते हो इस चैप्टर में, और इसका क्या मतलब है? मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स टेकन अंडर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सिस्टम में जितनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स ली जाएंगी, ऑर्गेनिजम्स को जितनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर डिवाइड किया जाएगा, उतना ही वो सिस्टम नेचुरल बोला जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जितनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हुई हैं, उतना ज्यादा सिस्टम नेचुरल है। ओके, क्योंकि इजी हो जाता है डिवाइड करना। मेरे पास जितनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उतना ही इजिली मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में रख पाऊंगी, राइट? इसलिए ही विटेकर का क्लासिफिकेशन बहुत एक्सेप्टेड था, बिकॉज किंगडम्स के अंडर भी उन्होंने बहुत सारे टैक्सा दिए हैं, राइट? यही मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। उन्होंने किंगडम दिया, 5 किंगडम्स दिए, फिर उसके अंडर भी उन्होंने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ग्रुप्स बनाए, राइट? सो जितना ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होंगी, उतना ज्यादा सिस्टम क्या होगा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब कि जितना कम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जितनी कम कैरेक्टरिस्टिक्स ली जाएंगी अंडर कंसिडरेशन इन क्लासिफिकेशन, उतना ही ज्यादा सिस्टम आर्टिफिशियल होगा, राइट? अब बात करते हैं विटेकर क्लासिफिकेशन जो है, विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाइडली एक्सेप्टेड था। तो उन्होंने किस बेस पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ली थी उन्होंने अंडर 5 किंगडम्स, ये डिस्कस करते हैं, और इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो लेट अस सी। तो ये कैरेक्टर्स हैं एंड दीज आर द किंगडम्स। ये मैंने 5 किंगडम्स इंक्लूड किए हैं एंड दीज आर द कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर जो उन्होंने कंसिडर किया दैट वाज द सेल टाइप। सेल टाइप में क्या मतलब है कि सेल जो है वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोटिक है। तो मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक होता है, वी नो, और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। उसमें सेल्स हैं, या सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाए हैं, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बनाए हैं, ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाए हैं। तो किस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है? तो मोनेरा में सेल्यूलर होता है, प्रोटिस्टा इज अगेन सेल्यूलर, फंजाई में क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बट टिश्यूज जो है उनमें लूजली अरेंज्ड होते हैं। प्लांटे में टिश्यू या ऑर्गन्स दोनों सिस्टम हो सकते हैं। ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स में, वी नो, राइट? स्टेम है, लीव्स हैं, तो ये सारे इनके ऑर्गन्स हैं। एनिमेलिया में क्या होता है? एनिमेलिया किंगडम जो है हम वो पढ़ चुके हैं, यू कैन चेक इट। आई विल गिव यू द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट क्लास 11 एनिमल किंगडम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो वहां से चेक करना है। इनमें क्या पढ़ा था हमने कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्यूलर भी हो सकता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, तो बहुत वेरी करता है। ओके, थर्ड कैरेक्टर इज सेल वॉल नेचर। तो नेचर ऑफ दिस सेल वॉल वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है। मोनेरा में क्या है? नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज की नहीं बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। प्रोटिस्टा में क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिजम्स में होती है सेल वॉल, कुछ में नहीं होती, और जिनमें होती है उनमें भी वेरी करती है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है सेल वॉल। ओके, ये हम डिस्कस करेंगे अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। फिर आता है फंजाई। फंजाई में सेल वॉल किसकी होती है? काइटिन की। प्लांटे में होती है सेल्यूलोज की, और एनिमल्स में हमें पता है कि नहीं होती, जैसे हम में सेल वॉल नहीं है। देन आती है न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। न्यूक्लियर मैम्ब्रेन वाला जो कैरेक्टर है वो बहुत ईजी है, हमें पता है प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, बाकी सब में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। ओके, तो जहाँ न्यूक्लियस होगा वहाँ न्यूक्लियर मैम्ब्रेन होगी, और न्यूक्लियस सिर्फ कहाँ नहीं है? मोनेरा में, बैक्टीरिया में, राइट? फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बहुत वेरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। तो अगर मोनेरा की बात करें तो उनमें ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हीटेरोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक के अंडर भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। फंजाई में हीटेरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक और हीटेरोट्रॉफिक का मीनिंग आपको पता होगा। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक का मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड हीटेरोट्रॉफिक मतलब जो ऑर्गेनिजम्स दूसरों पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, राइट? तो प्रोटिस्टा जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हीटेरोट्रॉफिक भी होता है। फंजाई हीटेरोट्रॉफिक होता है। प्लांट्स हमें पता है ऑटोट्रॉफिक हैं, और एनिमल्स जो कि हम हैं, हम हीटेरोट्रॉफिक हैं। वी डोंट प्रिपेयर आवर ओन फूड, हमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होते, हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज नीडेड होते हैं, राइट? तो हम सनलाइट से खाना तो हम सिर्फ सनलाइट नहीं खा सकते, राइट? तो हम हीटेरोट्रॉफिक हैं। ओके, तो ये थे इनकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, प्रीवियस ईयर नीट पेपर्स में आ भी चुका है क्वेश्चन। वो ये आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन दी विटेकर क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या है? सेल टाइप,
फिर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, फिर है कि सेल वॉल का नेचर कैसा है। सेल वॉल की बात कर रहे हो तो आप फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन याद रखोगे, एंड फाइनली आप याद रखोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो बहुत वेरी करता है। ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर द 5 किंगडम। ओके, सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज वाइडली एक्सेप्टेड। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया था। जो आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया उसके अंडर 5 किंगडम्स आते थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। तो इस चैप्टर में आपके फर्स्ट 3 किंगडम्स के बारे में आप पढ़ेंगे, दैट इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई। किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया जो हैं वो बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं और सो उनको डिफरेंट चैप्टर में रखा गया है। चैप्टर 4 जो है एनिमल किंगडम वो मैंने पूरा कवर कर लिया है, उसको आप सेपरेट प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्लास 11 एनिमल किंगडम की। एंड प्लांट किंगडम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट वाज द मोस्ट डिमांडिंग, बहुत रिक्वेस्ट आई थी उसकी, एंड इसलिए मैंने उसको भी क्रैश कोर्स सीरीज की प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो आपके चैप्टर 3 प्लांट किंगडम का ही टॉपिक है और उसको आप वहां से कवर जरूर कर लेना। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने वहां पे ट्राई किया है आपको समझाने का। ओके, सो इस चैप्टर में आप कौन से 3 किंगडम्स पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है वो किसको डिनोट करता है, सारे बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे किसमें आते हैं, किंगडम मोनेरा में। ओके, सो ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो मोस्ट अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट मतलब ये हमें सब जगह मिलेंगे, दे आर फाउंड एवरीवेयर। तो बैक्टीरिया जो है वो हमें पता है सब जगह प्रेजेंट है, राइट। इट इज इन द एयर, इट इज ऑन लैंड, इट इज इन द सॉइल, तो सब जगह होता है बैक्टीरिया, राइट। इनफैक्ट ये एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट से लेकर एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट तक भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बैक्टीरिया को एक डिफरेंट ग्रुप तक दिया गया है जिसमें सारे एक्सट्रीमली हॉट कंडीशंस में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया आते हैं। सो दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीमली हॉट कंडीशंस, हॉट स्प्रिंग्स तक में पॉसिबल है इनका सर्वाइवल, इसलिए इनको बोला जाता है दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब जो बैक्टीरिया है उनके वेरिंग शेप्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं और शेप्स के बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया गया है इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट क्या है, कोकाई। कोकाई का मतलब होता है सर्क्यूलर, राउंड, गोल शेप की है। अगर ये गोल चेन फॉर्म में है तो इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। इनके मैंने एग्जांपल्स इंक्लूड किए हैं सबके। सो अगर ये चेन फॉर्म में है, कोकाई के, कोकाई मतलब सर्क्यूलर के चेन फॉर्म में है तो इसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। और अगर ये एक बंच में है, एक साथ गुच्छे में है, तो बोलेंगे स्टेफाइलोकोकाई। ओके, कॉकस कब बोलेंगे, जब सिंगुलर बोल रहे हैं। कोकाई कब बोलेंगे, जब प्लूरल की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट शेप है इनका बैसिलस। बैसिलस शेप का क्या मतलब होता है, रॉड शेप, ऐसे रॉड शेप में है। इसका एग्जाम्पल है बैसिलस एंथ्रेसिस। ओके, स्पाइरला, स्पाइरला मतलब ऐसे स्पाइरल शेप में है, ठीक है, जैसे स्पाइरल होती है ना स्प्रिंग, उस शेप में है। इसका एग्जाम्पल है कैंपाइलोबैक्टर की स्पीशीज। एंड विब्रियो, विब्रियो का मतलब होता है कॉमा शेप, कॉमा शेप का एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलिले। अब बात करते हैं इनके इंटरेस्टिंग से शेप की। तो बैक्टीरिया का शेप जो है वो बहुत ही सिंपल होता है, ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बट इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर नीट पेपर्स में आ चुके हैं एंड इसलिए हम इसको डिटेल में ही डिस्कस करेंगे। ओके, सो आते हैं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर पे। यहाँ मैंने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, सो यू हैव टू केयरफुली सी एंड नोट द इम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इनका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की जो लेयर है दैट इज द सेल वॉल। सेल वॉल जो है बैक्टीरिया में दैट इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी रहती है। नेग और नैम बोला जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इनकी बनी रहती है बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देन सेल वॉल के बाहर जो लेयर होती है, स्टिकी सी लेयर होती है बैक्टीरिया की, उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो अगर बैक्टीरिया की बात की जाए, ग्लाइकोकैलिक्स की बात की जाए, तो ये एक्चुअली में हमने देखी होती है, ये एक्चुअली में हमने फील की होती है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में कुछ अगर मॉइस्चर में रख दिया जाए, कुछ गीली प्लेस पे रख दिया हमने, तो जो उनका सरफेस है वो स्टिकी हो जाता है। लाइक इन आर बकेट्स, हमारी बकेट्स जो हैं वो कुछ टाइम बाद स्टिकी होने लगती हैं, राइट। मग्स हैं, बकेट्स हैं, ये स्टिकी हो जाते हैं। तो ये स्टिकी क्यों होते हैं, उन पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, राइट। उनकी ये जो स्टिकी सब्सटेंस हमें फील हो रहा है दैट इज एक्चुअली ग्लाइकोकैलिक्स। वो ग्लाइकोकैलिक्स है, दैट इज दी शीट होती है, म्यूसिलेजिनस शीट, ऑयली सब्सटेंस होता है जो कि इनको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है।
कैसा होता है ये हार्ड भी हो सकता है। अगर ये हार्ड प्रेजेंट होता है तब उसको बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल बोलते हैं हार्ड सी ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर को, और ये इनको हेल्प करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटीबायोटिक्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस। तो बैक्टीरिया को जो प्रोटेक्शन है वो कौन दे रहा है? दैट इज द कैप्सूल, दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज फॉर्म में है, अगर वो लूज सी लेयर है, तब हम उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। ये स्लाइम लेयर क्या करती है? ये स्लाइम लेयर इनको हेल्प करती है टू प्रिवेंट द एग्जिट ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। हमारा सेल एनवेलप क्या होता है? सेल एनवेलप हम इन तीनों को एक साथ बोलते हैं, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। तो मैंने यहाँ तीनों मार्क किए हैं एंड उसको मैंने बताया है कि ये सेल एनवेलप है। तो सेल एनवेलप तीनों को एक साथ बोलते हैं। ओके, फिर बात करते हैं कि हमारे बैक्टीरियल सेल में हमें सबसे ज्यादा अच्छे से क्या दिख रहा है? दैट इज द डीएनए। तो डीएनए इनका कैसा होता है? डीएनए इनका होता है लार्ज सर्क्युलर, ठीक है। तो वन लार्ज क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया के पास। इसी वन लार्ज क्रोमोसोम में पूरा डीएनए होता है। डीएनए इनका ऐसे ही रैंडमली प्लेस्ड होता है, रैंडमली कहीं भी पड़ा हुआ है। एंड उस रीजन को जहाँ पे कि डीएनए होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड और गोनोफोर, ठीक है। जहाँ पे डीएनए होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड और गोनोफोर। ओके, अब जो कुछ बैक्टीरिया हैं उनके पास प्लास्मिड भी होता है, ठीक है। प्लास्मिड इज अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो यहाँ मैंने प्लास्मिड शो किया है। कुछ बैक्टीरिया के पास प्लास्मिड भी प्रेजेंट होता है, और प्लास्मिड जो है वो इनका मेन डीएनए नहीं है, उसमें नॉन एसेंशियल जीन्स होती हैं। नॉन एसेंशियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो सर्वाइवल में हेल्प नहीं करती, वो इनको रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको उसका यूज ज्यादा पता चलेगा। ओके, फिर बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो बैक्टीरिया के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है, बट इनके पास एक ऑर्गेनेली होती है, दैट इज द राइबोसोम। राइबोसोम इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। ओके, राइबोसोम कौन से हैं? इनके पास 70S राइबोसोम होता है। 2 सब यूनिट्स आते हैं, 50S एंड 30S। तो ये 50S, 30S लिखा है मैंने, प्लस नहीं किया है, प्लस करके 80 बन जाएगा। तो हम इन सब यूनिट्स को ऐड नहीं करते हैं, दे जस्ट रिप्रेजेंट द कोएफिशिएंट। यहाँ पे जो S है वो होता है स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट, ठीक है। तो 70S राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम इनको प्रोटीन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन तो सबको नीडेड है, राइट। तो बैक्टीरिया को भी चाहिए प्रोटीन, एंड बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाने में कौन हेल्प करता है? राइबोसोम। तो अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें बैक्टीरिया के, डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से हमारा क्या बना? आरएनए बन गया। जो आरएनए की स्ट्रैंड होगी ना, वो आरएनए की स्ट्रैंड पे राइबोसोम्स अटैच करते हैं फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। राइबोसोम की स्ट्रैंड पे क्या होगा? ये जो राइबोसोम्स हैं ऐसे अटैच कर देते हैं, अटैच हो जाते हैं, ठीक है। एंड दे हेल्प इन प्रोटीन प्रोडक्शन। फिर इसके आगे इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, प्रोटीन बनता है। ओके, तो जब आरएनए पे ये राइबोसोम्स अटैच करते हैं तब हम उनको बोलते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या है? वन आरएनए स्ट्रैंड पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच करते हैं। पॉली लिखा है ना, पॉली मतलब मेनी, तो पॉलीसोम्स मतलब मेनी राइबोसोम्स ऑन दी आरएनए, ठीक है। ये हेल्प करता है प्रोटीन प्रोडक्शन में। ओके, और स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अब क्या है? जैसे मेसोसोम है। मेसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरियल सेल के लिए। मेसोसोम क्या है? जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, सो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वही फोल्ड कर जाती है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स, ठीक है। मेसोसोम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं। और मेसोसोम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फर्स्टली तो ये हेल्प करता है इनको रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में क्यों हेल्प करता है? क्योंकि मेसोसोम्स के पास एंजाइम्स होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। ओके, और ये इनको हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में भी। रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है? मेसोसोम जो है वो राइबोसोम को हेल्प करता है टू अटैच ऑन दी आरएनए। तो ये जो राइबोसोम अटैच कर रहा है आरएनए पे, ये मेसोसोम की हेल्प से ही कर रहा है। तो मेसोसोम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए। इसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो मेसोसोम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट्स में जरूर लिखना। और एक बात आपको जरूर नोट डाउन करनी है, दैट इज कि मेसोसोम जो है वो सिमिलर माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के। जो यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उसके सिमिलर होता है बैक्टीरिया का मेसोसोम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का भी इंपॉर्टेंट रोल है रेस्पिरेशन में, और मेसोसोम का भी इंपॉर्टेंट रोल है इनके रेस्पिरेशन में। ओके, आगे बात करते हैं और क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसके मेसोसोम के आगे मैंने इंक्लूजन बॉडीज बनाई है। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? इंक्लूजन बॉडीज एक्चुअली स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं बैक्टीरिया के। किस चीज के बने होते हैं? यहाँ पे होते हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड स्टोर करता है इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में। ओके,
और इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास प्रेजेंट हैं इनके मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स। तो आउटर मोस्ट लेयर पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं लाइक सीलिया। सीलिया क्या करता है, शॉर्ट से प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे प्रोजेक्टेड आउट होते हैं और ये इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है, तो कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। जब ये डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट हैं तो इसके बेसिस पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। जैसे शेड्स के बेसिस पे किया है वैसे ही फ्लैजिला के बेसिस पे भी करते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आगे। और इनके पास मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं फिम्ब्रे। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं फिम्ब्रे। तो ये एक्चुअली मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं, ये इनको हेल्प करते हैं एंकरेज में। एंकरेज क्या होता है, एंकरेज का मतलब होता है होल्ड करना। तो बैक्टीरिया को सरफेस पे होल्ड करने के लिए कौन हेल्प करता है, फिम्ब्रे। तो इसलिए हम इनको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं कि ये होल्ड करने में हेल्प कर रहा है। ओके, तो अब देखते हैं कि फ्लैजिला के बेसिस पे बैक्टीरिया को कैसे डिवाइड किया गया है। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनके रेस्पिरेशन के बारे में एंड रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, तो देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लैजिला के बेसिस पे बैक्टीरिया कैसे डिवाइडेड है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है बैक्टीरिया में तो उसको बोलते हैं एट्रिकस। ट्रिकस जो वर्ड है वो फ्लैजिला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो होगा एट्रिकस। अगर फ्लैजिला बैक्टीरिया के एक साइड प्रेजेंट है और ज्यादा प्रेजेंट है, ओके, इन अ काइंड ऑफ बंच, तब हम उसको बोलते हैं सेफेलोट्रिकस। ओके, अगर फ्लैजिला दोनों साइड प्रेजेंट है बैक्टीरिया के तब हम बोलते हैं उसको एम्फीट्रिकस। एम्फी मतलब बोथ, ठीक है, एम्फी का मतलब होता है बोथ। सेफेलो का मतलब होता है बंच में प्रेजेंट होना, ए मतलब नॉट प्रेजेंट, राइट। एंड अगर फ्लैजिला ऑल अराउंड द बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है हम बोलते हैं पेरीट्रिकस। पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड, ठीक है। तो बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। ए मतलब नॉट प्रेजेंट, सेफेलो मतलब बंच में प्रेजेंट है, एम्फी का मतलब होता है दोनों तरफ, एंड पेरी मतलब होता है अराउंड। ये जनरल वर्ड्स हैं इंग्लिश के, तो इजीली आपको लर्न हो जाएगा। ओके, नाउ मोनेरा को भी फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू ग्रुप्स। तो आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में देखा होगा आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कौन से हैं, जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, इनको एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोला जाता था। एक्सट्रीमोफाइल्स क्यों बोलते थे, क्योंकि ये एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। एक्सट्रीमोफाइल, फाइल जो वर्ड होता है ना, दैट मीन्स लविंग, है ना, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो फिलिक जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है लविंग। तो एक्सट्रीमोफाइल मतलब एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस इनको पसंद हैं, दे सर्वाइव इन एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन। कैसी एक्सट्रीम कंडीशंस में प्रेजेंट होंगे, एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस में, बहुत ज्यादा सॉल्ट हो जहाँ पे, तो उसको बोलते हैं हेलोफाइल्स। ऐसे बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीमली सॉल्ट कंडीशंस में होते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है जहाँ पे, उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट को। तो बहुत ज्यादा हॉट स्प्रिंग्स में है तो थर्मो एसिडोफाइल्स। और अगर ये मार्शी एरियाज में प्रेजेंट हैं तो इनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस बेसिकली इन दी स्टमक ऑफ काउ बफेलो, कैटल के स्टमक में प्रेजेंट होता है, कैटल की गट में प्रेजेंट होता है। तो वहां पे ये क्या करता है, वहां उनके सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करके ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, दैट इज बायोगैस। तो बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मिथेनोजेंस, मिथेनोजेन बैक्टीरिया। ओके, आर्की बैक्टीरिया 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, दैट इज हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। ओके, फर्दर बात करते हैं कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कैसे कर पाते हैं, क्यों सरवाइव कर रहे हैं ये एक्सट्रीम कंडीशंस में। उसका ये रीजन है कि इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। दे डोंट हैव अ नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर, उनका सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड इनफैक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। दिस कैन कम एज अ नीट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर नीट में आ चुका है। ओके, सेकेंड ग्रुप अंडर मोनेरा इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू मतलब मैंने आपको पहले बताया है, EU, यू मतलब होता है ट्रू। तो ये हमारे ट्रू बैक्टीरिया हैं। इसमें बहुत सारी बैक्टीरियल स्पीशीज आती हैं, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियल स्पीशीज कम अंडर द ग्रुप यू बैक्टीरिया। तो इनका हैबिटेट जो है वो भी बहुत वास्ट है। दे कैन बी एक्वेटिक, एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मरीन वाटर में भी हो सकते हैं, और मोस्टली एक्वेटिक स्पीशीज ही होती हैं। एंड दे कैन बी टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, तो कुछ स्पीशीज जो है वो टेरेस्ट्रियल होती हैं, लैंड पे होती हैं, अदरवाइज ज्यादा एक्वेटिक स्पीशीज हैं। फर्दर ये बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, दे कैन बी वन सेल ऑर्गेनिज्म और फिलामेंटस। फिलामेंट का क्या मतलब होता है, जैसे एक सेल के ऊपर दूसरी सेल लगे होना,
ऐसे ये फिलामेंट में भी हो सकते हैं। दे कैन बी कॉलोनियल ऑल्सो, मतलब एक कॉलोनी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फर्दर बात करते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन है वो भी बहुत वेरिंग होता है, बहुत टाइप्स का न्यूट्रिशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में। दैट इज बैक्टीरिया कैन बी ऑटोट्रॉफिक ऑल्सो और हेटेरोट्रॉफिक ऑल्सो, मतलब वो ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद भी बना सकते हैं एंड वो दूसरों पे भी डिपेंड करते हैं। अंडर ऑटोट्रॉफिक आप पढ़ोगे फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। इसमें क्या डिफरेंस है? फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब लाइट एनर्जी यूज करके, सनलाइट यूज करके भी अपना खाना बनाते हैं एंड दे कैन बी कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब वो इन्वायरमेंट में से इनऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज करके भी अपना खाना बनाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी अपने लिए बना सकते हैं, दैट इज दे कैन फॉर्म एटीपी। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब दे कैन यूज लाइट एनर्जी, राइट, इसलिए उनको प्लांट्स की तरफ फोटो ऑटोट्रॉफिक बोला जा रहा है। फोटो ऑटोट्रॉफिक में भी ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लाइक प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इन फोटोसिंथेसिस, और ये एनऑक्सीजेनिक भी हो सकते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन रिलीज न करें ऐसा भी पॉसिबल है। ऑक्सीजेनिक क्या है? जो कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इनके एग्जाम्पल है एनाबेना नोस्ट्रोक, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। ओके, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, दैट इज द ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और एंड बैक्टीरिया एनऑक्सीजेनिक भी हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं बट ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे हैं। उसके एग्जाम्पल हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं एंड दे आर दी मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। तो जितने भी एनऑक्सीजेनिक हैं वो ज्यादा प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं। ओके, एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि वो केमिकल्स यूज करेंगे, तो ये केमिकल्स यूज करते हैं एनवायरनमेंट में से, लाइक नाइट्रोजन हो गई, सल्फर हो गई, ठीक है, जैसे आयरन है, तो ये ऐसे केमिकल्स को यूज करते हैं और उनसे ही एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जितने भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं दे आर दी कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज द हेटेरोट्रॉफिक। तो ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, राइट। हेटेरोट्रॉफिक के अंदर आपने पढ़ा होगा सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। तो सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट, इनमें क्या डिफरेंस है? सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो डेड मैटर पे फीड करते हैं, जितना भी डेड मैटर है, ठीक है, जो भी सड़ जाता है फूड उस पे फीड करते हैं। और पैरासाइट्स होते हैं जो कि लाइव होस्ट पे फीड करते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की। तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन जो है वो बाय एसेक्सुअल मेथड भी होता है, आपको पता है, बाइनरी फिशन, राइट। बाइनरी फिशन क्या होता है? बैक्टीरिया जो है वो अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा एंड रेप्लिकेट करके सेल ब्रेक हो जाती है, बैक्टीरियल सेल ब्रेक हो जाती है और 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। बाई मतलब 2 में डिवाइड होना, तो बाइनरी फिशन मतलब 2 सेल्स बन जाती हैं। अब क्या होता है, समटाइम्स जो बैक्टीरिया है उसके लिए बाइनरी फिशन करना भी पॉसिबल नहीं होता है, कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया अपना जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है बट डिवाइड नहीं हो पाता। तो बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेट करता है और अपने आप को, अपनी सेल को बहुत सारी लेयर्स से वो कवर कर लेता है। तो तब हम उसको बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। बैक्टीरियल एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ये जो एंडोस्पोर है ये क्या करता है? एंडोस्पोर सर्वाइव्स फॉर मेनी ईयर्स, तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए सर्वाइव कर सकता है और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं ये न्यू बैक्टीरिया फॉर्म करता है। तो एंडोस्पोर ऑल्सो हेल्प्स इन दी बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ दिस वाज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। अब देखते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब जीन्स रिकम्बाइन हो रही हैं, जीन्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, राइट। तो ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये होता है 3 टाइप से। ये बैक्टीरिया में 3 टाइप से होता है। 1 इज ट्रांसफॉर्मेशन, 2nd इज कॉन्जुगेशन एंड 3rd इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? चेंज होना, ठीक है, मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का वो चेंज हो रहा है। कैसे होता है ये? दिस अकर्स नेचुरली, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है। और क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के पास एबिलिटी होती है कि वो इन्वायरमेंट में अगर कोई भी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल रखा हुआ है तो उसको वो इंसर्ट कर सकते हैं अपने अंदर। देखते हैं, बैक्टीरिया कैन इंसर्ट एनी फॉरेन डीएनए इनटू इटसेल्फ, ठीक है। तो मानो कि ये बैक्टीरियल सेल है, राइट, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या है कि ये इन्वायरमेंट में ऐसा ही फ्री डीएनए रखा हुआ है, ठीक है, फॉरेन डीएनए बोलेंगे इसको। फॉरेन मतलब इसका अपना नहीं, राइट। तो फॉरेन डीएनए रखा हुआ है फ्री।
तो बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी है कि वो इस डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर सकता है। ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म हो गया, राइट, इसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो गया, इसका मटेरियल चेंज हो गया, दैट इज ट्रांसफॉर्म हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है मिक्स होना, ठीक है, कॉन्जुगेट मतलब आपस में मिक्स होना। ये प्रोसेस होता है थ्रू अ ट्यूब, एक स्पेशल सा ट्यूब होता है जिसको बोलते हैं हम पाइलस। इसमें क्या होता है, जिन भी बैक्टीरिया में एक स्पेशल प्लाज्मिड होता है, दैट इज द F+ प्लाज्मिड। क्या होता है F+ प्लाज्मिड? फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोलते हैं उसको। तो जिन भी बैक्टीरिया के पास ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है, वो बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में जिनके पास F+ प्लाज्मिड नहीं होता है, उन बैक्टीरिया में ये ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज पाइलस इंसर्ट करते हैं, और अपने F+ प्लाज्मिड की कॉपी बनाकर उनमें इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, क्या बोला मैंने? दे इंसर्ट ट्यूब इनटू अनदर बैक्टीरिया थ्रू द फर्टिलिटी प्लाज्मिड। तो जिस भी बैक्टीरिया के पास F+ प्लाज्मिड है, वो क्या करेगा, ये F+ प्लाज्मिड की कॉपी बनाता है, उसको रेप्लिकेट करता है। उसके बाद जिस बैक्टीरिया के पास F+ प्लाज्मिड नहीं होता है, मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं होता है, उसमें ये अपना पाइलस इंसर्ट कर देता है, और पाइलस इंसर्ट करके इस प्लाज्मिड को यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। ओके, तो रिजल्ट क्या होगा कि ये भी F+ प्लाज्मिड हो गया, ठीक है, इसके पास था, और इसने कॉपी बना के इसको दिया, तो मतलब कि ये भी F+ प्लाज्मिड हो गया, राइट, मतलब कि ये भी फर्टिलिटी प्लाज्मिड हो गया, मतलब जीन्स रिकम्बाइन हुई, राइट, यहाँ पे इसके पास नहीं था और यहाँ पे इसके पास इसका जीन पहुंच गया। तो दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसडक्शन की। ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसडक्शन ऐसा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि वायरस हेल्प करता है। बैक्टीरियाफेज वायरस होता है, राइट। बैक्टीरियाफेज वायरस क्या होता है? बैक्टीरियाफेज वायरस मीन्स द वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियाफेज वायरस। ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस कैसे हेल्प करता है ये देखते हैं, डायग्राम के थ्रू हम समझते जाएंगे। तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, राइट। ये हमारी बैक्टीरियल सेल है, इसका यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल लिखा हुआ है। अब वायरस ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज वायरस ने बैक्टीरियल सेल पे इन्फेक्ट किया, ठीक है, इस पे अटैक किया। और क्या करते हैं ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर डाल देता है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल आ गया। बैक्टीरियोफेज इंसर्ट्स इट्स डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही ये बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है तो सेल के अंदर जाकर वायरस क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो ये मल्टीप्लाई करके अपनी कॉपीज बना लेगा। ओके, और सेम टाइम पे ये क्या करेगा, इसके डीएनए को, बैक्टीरिया के डीएनए को ब्रेक करता जाएगा, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। देखो ये ब्रेक करते हुए दिखाया है। तो वायरल डीएनए फॉर्म्स इट्स कॉपीज एंड डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ वायरस इसमें से क्या करते हैं, जो ये बैक्टीरियल डीएनए टूटा इसी को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, अपने अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। मतलब वायरल जेनेटिक मटेरियल में बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। देखो, बैक्टीरियल सेल डाइज एंड सम वायरस may take bacterial genes into their DNA। जैसे ही इसका जेनेटिक मटेरियल टूटा, ये कुछ वायरस में आ सकता है। ये हो सकता है बाय चांस कि कुछ वायरस पार्टिकल्स जो है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट हो जाए। ओके, अब जब ये बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरी टूट जाएगी, तो क्या होगा, वायरस जो है वो रिलीज हो जाएंगे, राइट। वायरस रिलीज हो गए और इनमें नोटिस करो क्या हुआ है, इसमें से 2 मैंने दिखाए हैं आपको, जिनमें कि बैक्टीरिया डीएनए वायरल डीएनए के साथ मिक्स हो गए, राइट। तो वायरल डीएनए में क्या आ गया, बैक्टीरिया डीएनए आ गया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब ये बैक्टीरियोफेज जिसमें कि बैक्टीरियल डीएनए आ चुका है, ये बैक्टीरियोफेज अगर किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, अगर ये बैक्टीरियोफेज दूसरे किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटीरियल है, वो ये दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट कर सकता है, राइट। देखें कैसे, व्हेन दीज वायरस पार्टिकल्स इन्फेक्ट अनदर बैक्टीरिया दे मे इंसर्ट जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। मानो कि ये है वो वाला बैक्टीरियोफेज, ठीक है, ये वाला यहाँ पर आ गया जिसमें कि बैक्टीरिया का डीएनए आ चुका है। ओके, अब जब ये दूसरे बैक्टीरियल सेल पर इन्फेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये देखो इसने अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया, ठीक है, इसने इस सेल को इन्फेक्ट किया और अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें डाल दिया। तो इस जेनेटिक मटेरियल में क्या है, इसमें वायरल डीएनए भी है और बैक्टीरियल डीएनए भी है, राइट। तो ये जेनेटिक मटेरियल पहले तो अपनी कॉपीज बनाएगा, राइट, फिर क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा,
राइट। उसके बाद ये इसके जीन्स में मिक्स हो सकता है, राइट। तो ये देखो बैक्टीरिया के डीएनए में, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल में दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए आ गया, राइट। देखो इसके जेनेटिक मटेरियल में, इसके जीन्स में दूसरे बैक्टीरिया के जीन्स आ गए, राइट। तो हम इसको बोलते हैं जीन्स रिकम्बाइन हो गए ड्यू टू बैक्टीरियोफेज, राइट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन, ओके। और ट्रांसडक्शन कैसा प्रोसेस हुआ? चांस प्रोसेस हुआ, राइट। बाय चांस हो रहा है, बाय चांस हो सकता है कि यही वाला बैक्टीरियोफेज दूसरे को इन्फेक्ट करे, राइट। एंड वो उसके जेनेटिक मटेरियल में पहले वाले बैक्टीरिया के जीन्स डाल दे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। और ट्रांसडक्शन जो है वो चांस प्रोसेस हुआ। कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंडेंट है? कॉन्जुगेशन डिपेंडेंट है उन बैक्टीरिया पे जिनके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है, राइट। अगर बैक्टीरिया के पास F पॉजिटिव प्लाज्मिड है तो वो पाइलस बना सकता है और दूसरे में इंसर्ट कर सकता है अपने F प्लाज्मिड को, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। तो इसमें नेचुरली जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहा है, ओके। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। फाइनली कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये होते हैं ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर, कोलोनियल हो सकते हैं या फिलामेंटस हो सकते हैं। फिलामेंट का क्या मतलब होता है? एक सेल के ऊपर दूसरी सेल होना, ठीक है। तो फिलामेंट जैसा शेप फॉर्म कर रही है। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब कि अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और अपने लिए खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस में ये प्लांट्स की तरह ही हैं, मतलब ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ओके। साइनोबैक्टीरिया बहुत स्पेशल होते हैं। स्पेशल इसलिए क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, मतलब वो लाइट एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, प्लस वो नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकते हैं। दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि उनके पास स्पेशल सेल होती है। तो ये मैंने एक आपको साइनोबैक्टीरिया बताया है, एग्जाम्पल नॉस्टॉक का लिया है। तो एनाबिना एंड नॉस्टॉक बोथ आर फिलामेंटस फॉर्म एंड बोथ आर साइनोबैक्टीरिया दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये नॉस्टॉक जो है ये ऐसा दिखता है फिलामेंट फॉर्म, और इसके पास एक स्पेशल सेल होती है। इट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्योंकि इसके पास एक स्पेशल सेल है जिसको हम बोलते हैं हीटेरोसिस्ट। तो इसकी बाकी की जो सेल्स हैं वो तो फोटोसिंथेटिक हैं, बट जो हीटेरोसिस्ट होता है, जो स्पेशल सेल है हीटेरोसिस्ट, वो ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता, वो फोटोसिंथेटिक नहीं है। उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो है वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको अमोनिया में चेंज करता है, और वहां से जो एनर्जी निकलती है उससे एटीपी बनाता है, ठीक है। और ये जो हीटेरोसिस्ट है, मैंने बोला कि ऑक्सीजन सेंसिटिव है, ऑक्सीजन अंदर ना जाए इसके लिए इसके पास ये एक स्पेशल सी वॉल होती है, आउटर वॉल होती है जो कि बहुत थिक होती है और ऑक्सीजन को प्रिवेंट करती है अंदर जाने से, ठीक है। तो इस हीटेरोसिस्ट की हेल्प से ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है। इनफैक्ट ये और भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक सल्फर, आयरन, उन सबको फिक्स करके ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है अपने लिए, ओके। ये हीटेरोसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ओके। लास्ट में पढ़ते हैं हम माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा छोटा सा बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है, ओनली बैक्टीरिया दैट हैज नो सेल वॉल, ठीक है। इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये प्लूरोनिमोनिया कॉज करता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है विद नो सेल वॉल। इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये पैथोजेनिक होता है, प्लांट्स और एनिमल्स में ये डिसीज कॉज करता है, ओके। तो दिस कंप्लीट्स अ फर्स्ट किंगडम दैट इज मोनेरा। मोनेरा के बारे में मैंने आपको सब बता दिया। नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है, नोट्स आपको हेल्प करेंगे क्विक रिवीजन के लिए। अब जल्दी से पढ़ लेते हैं सेकंड किंगडम दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन लेक्चर्स की स्क्रीनशॉट्स मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। आई नो कि हर बार पॉसिबल नहीं होता है स्क्रीनशॉट लेना, सो यू कैन टेक दोज स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम दी शॉर्ट्स वीडियो, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? यूनिसेल्युलर हैं, यूकैरियोटिक हैं। तो यूनिसेल्युलर हैं ये भी ऑर्गेनिजम्स, मतलब वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, बट ये यूकैरियोटिक हैं, मतलब कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इनके सेल स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट है, ठीक है। ज्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब कि पानी में मिलते हैं। तो ये फ्रेश वाटर भी हैं और मरीन वाटर भी हैं। अच्छा, ये जो नोट्स बनाए हैं मैंने, ये 1 पेज नोट्स हैं। तो ये मैंने इसलिए ऐसे बनाए हैं सो दैट आपको हेल्प मिल सके, आपको समझ में आए कि 1 पेज नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो शॉर्ट में बनाए हैं, सिर्फ पॉइंट्स में लिखा है, ठीक है। ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स आर इंक्लूडेड, तो हम ध्यान से समझेंगे। और ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं सारे, तो हमें पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है।
ठीक है, तो चलो अब देखते हैं आगे कि किंगडम प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और हीटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक है, मतलब कि अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, प्लस ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंड करते हैं। दैट मीन्स ये मिक्सोट्रॉफिक हैं, राइट। फोटोसिंथेटिक प्लस हीटेरोट्रॉफिक मतलब खुद भी बना रहे हैं और दूसरों पे भी डिपेंड कर रहे हैं, मतलब मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, राइट। और हीटेरोट्रॉफिक में बेसिकली ये पैरासाइट्स होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन इनका बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से होता है, ओके। अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये कुछ मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप्स बताए हैं आपको। क्राइसोफाइट्स फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड इज डिनोफ्लैचेलेट्स, थर्ड इज यूक्लिनोइड्स, फोर्थ इज स्लाइम मोल्ड्स एंड फिफ्थ इज प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इनको सेपरेट हम ग्रुप्स में पढ़ेंगे। देखते हैं फर्स्ट ग्रुप, दैट इज क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के मेंबर्स होते हैं इंपॉर्टेंट डायएटम्स एंड डेस्मिड्स। अब ये क्राइसोफाइट्स जो हैं ये बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन हैं, मतलब फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मरीन वाटर में भी। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स हैं एंड फोटोसिंथेटिक हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक है मतलब लाइट एनर्जी यूज करके खुद खाना बनाते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज प्लैंक्टन्स, तो इनको फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोला जाता है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्यों बोलते हैं? फाइटो मतलब होता है प्लांट एंड प्लैंक्टन उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि वाटर वेव्स के साथ फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेव्स जा रही हैं, इनके साथ ही फ्लोट करते हुए जाते हैं। तो डायएटम्स और डेस्मिड्स भी प्लैंक्टन्स हैं, ये फ्लोट विद दी वाटर करंट्स, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि कौन सा प्रोटिस्टा जो है फाइटोप्लैंक्टन है। डायएटम्स के बारे में पढ़ते हैं। डायएटम्स जो हैं उनको स्पेशली बोला जाता है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन कौन फेमस है? डायएटम्स, ठीक है। और भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग से फीचर्स हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत स्टिफ सी होती है, हार्ड सी होती है, जो कि इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है डायएटम को। क्यों होती है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि उसमें सिलिका होता है। तो सिलिका की बनी हुई इसकी वॉल होती है और इसमें जो है जो इसकी आउटर लेयर है ना वो ओवरलैपिंग शेल्स की तरह दिखती है। जैसे सोप बॉक्स होता है ना, इसमें हम सोप रखते हैं, साबुन रखते हैं, उसका सोप बॉक्स जो है वो कैसा दिखता है, सेम इसका स्ट्रक्चर दिखता है डायएटम्स का। तो ये ऐसे ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं और ये जो ओवरलैपिंग शेल्स हैं इनके अंदर होता है सिलिका, जो कि इसको क्या करता है, इनडिस्ट्रक्टेबल बनाता है। इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू दिस सिलिका लेयर, ओके। अब क्या होता है कि ये जो सिलिका लेयर्स हैं इन डायएटम्स में ये ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स डीप इनसाइड द ओशियन डिपोजिट होती जाती हैं, ठीक है। ऐसे जमा होती जाती हैं, एक्यूमुलेट होती जाती हैं और बहुत सारा सिलिका यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डायएटोमेशियस अर्थ। डायएटोमेशियस अर्थ, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या है डायएटोमेशियस अर्थ? ये है डिपॉजिट्स ऑफ सिलिका वॉल। अब ये जो है वो ग्रिटी है। ग्रिटी मतलब जैसे सैंड होती है, सैंड के लूज पार्टिकल्स होते हैं, वैसे ही ये भी ग्रिटी है और इस वजह से इसका यूसेज होता है पॉलिशिंग में एंड फिल्ट्रेशन में। तो आपने देखा होगा पहले जो वाटर फिल्टर्स आते थे, वाटर फिल्टर में आपने फिल्टर का मेन पार्ट देखा है जिसके थ्रू फिल्टर होता है, वाइट ग्रिटी सा आपने कुछ मटेरियल देखा होगा, जैसे कार्बन होता है। अभी ज्यादातर फिल्टर्स में कार्बन फिल्टर यूज करते हैं, वो ब्लैक होते हैं। जो पहले फिल्टर्स आते थे वो व्हाइट होते थे, ठीक है। तो वही बेसिकली सिलिका के बने हुए होते हैं, दे आर डायएटोमेशियस अर्थ, और वो फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे ऑयल्स हो गए, सिरप हो गए, तो उनके फिल्ट्रेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नीट में इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, डायएटोमी से। तो इसके सारे फीचर आपको ध्यान रखने हैं, अपने नोट्स में लिखते जाइए। जहां भी मैं बोलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर आ चुका है, तो वहां पे आपको मार्क जरूर करना है। जैसे मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ, तो ये स्टार मार्क जरूर करना है, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेस्मिड्स। तो डेस्मिड्स भी पार्ट है क्राइसोफाइट्स का। गोल्डन कलर में होते हैं। गोल्डन कलर क्यों है वो? बिकॉज दे हैव येलो कैरोटिनोइड्स। येलो कलर की, ब्राउनिश येलो कलर की कैरोटिनोइड्स होती हैं, पिगमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से उनका कलर गोल्डन दिखता है। नेक्स्ट ग्रुप है डिनोफ्लैजेलेट्स। डिनोफ्लैजेलेट्स जो हैं वो मोस्टली मरीन हैं, ठीक है, समुद्र के ही पानी में मिलते हैं एंड फोटोसिंथेटिक हैं। ये इतना सारा फोटोसिंथेसिस करते हैं, 50%, अराउंड 50% ऑफ द फोटोसिंथेसिस डिनोफ्लैजेलेट्स ही करते हैं। कलरफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स में होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। क्यों? क्योंकि उनमें कलरफुल पिगमेंट्स होती हैं, ओके।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इनका कि इनकी सेल वॉल जो है वो थिक सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं। तो इनकी जो आउटर वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी रहती है और वो ऐसे, आप ये शेप देख रहे हैं, ऐसे ही शेप में होती है। और इनके पास 2 फ्लैचुला होते हैं, वन लॉन्गिट्यूडनल ऐसे लेंथवाइज फ्लैचुला होता है और वन फ्लैचुला ऐसे ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल में और लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे लेंथ में। तो इसकी ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये एग्जाम में आ सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स फ्लैचुला किस में होता है, तो ये होता है डिनोफ्लैजेलेट्स में। तो आप याद रख सकते हो, डाई वर्ड आ रहा है, डाई मतलब भी 2 होता है ना, डाई फ्लैचुला। तो डिनोफ्लैजेलेट्स में 2 फ्लैचुला होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ओके, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है दैट इज द रेड डिनोफ्लैजेलेट। रेड कलर का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है जिसको बोलते हैं गोनियोलक्स। गोनियोलक्स इसका अजीब सा वियर्ड सा नाम है, गोनियोलक्स। ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए क्योंकि ये रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है और ये मरीन वाटर में है, ओशियन वाटर में मल्टीप्लाई कर करके रेड कलर का है तो रेड टाइड्स बना देता है। ठीक है, रेड टाइड्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है गोनियोलक्स। ठीक है, तो ये रेड टाइड्स फॉर्म कर देता है और ये टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है जिसकी वजह से छोटी छोटी फिशेस और अदर मरीन लाइफ को हार्म होता है, दे आर किल्ड ड्यू टू द टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय द रेड डिनोफ्लैजेलेट दैट इज गोनियोलक्स। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि टफ लग रहे हैं, ग्रुप के नेम्स प्लस एग्जाम्पल। तो आई विल ट्राई टू कम अप विद द ट्रिक्स ऑल्सो। ठीक है, तो ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी सो दैट आपको इजीली लर्न हो जाए। ओके, नेक्स्ट ग्रुप पढ़ते हैं, थर्ड ग्रुप दैट इज यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स आर फाउंड इन फ्रेश स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट मतलब जो रुका हुआ पानी होता है, तो रुके हुए पानी में फ्रेश वाटर में यूग्लिनोइड्स मिलते हैं। इनके पास आउटर वॉल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, बल्कि एक अलग सी वॉल होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल। तो ये जो पेलिकल है ये इनको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, इनकी बॉडी ऐसे फ्लेक्सिबली मूव कर सकती है। ओके, तो एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना। यूग्लिना फ्लेक्सिबली मूव करता है और उसके पास ये आउटर लेयर होती है पेलिकल। ओके, पिगमेंट्स होती हैं इसके पास सिमिलर टू हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स जैसे ही पिगमेंट्स होती हैं और हायर प्लांट्स जैसा ही इसके पास बहुत सारा क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर का दिखता है। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसका, मतलब अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये आसपास के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को उठा के खा जाता है, तो मतलब कि ये प्रेडेटर है। ओके, नेक्स्ट ग्रुप है अपना स्लाइम मोल्ड्स। तो फोर्थ ग्रुप पढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या है, स्लाइम मोल्ड्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्रांचेस होती हैं प्लांट्स की, ट्रीज की, जो ब्रांचेस सड़ जाती हैं, ठीक है, डिके ट्विग्स होती हैं, उनपे ये इन्फेक्शन करता है, उनके ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्सॉर्ब कर जाता है। तो मतलब ये सैप्रोफाइट्स हैं। ठीक है, दे एब्सॉर्ब द ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि ये फेवरेबल कंडीशंस में, जब भी इसके पास कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, सूटेबल कंडीशंस होती हैं टू ग्रो, तब ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये माइटोसिस करता है, तो इसकी सेल्स डिवाइड होती जाती हैं तो स्प्रेड करती जाती हैं। तो ये ट्रीज की ब्रांचेस पे स्प्रेड करता जाता है ड्यू टू कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के डिवीजन से ये स्प्रेड करता जाता है। तो एक ही सेल में न्यूक्लियस डिवाइड होती रहती है, सेल डिवाइड नहीं होती है बट न्यूक्लियस डिवाइड होती जाती है और जाइंट सा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और जैसे ही कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, मतलब कि इसका डिवीजन नहीं हो पाता है, उस टाइम पे ये क्या करता है, उस टाइम पे इसकी बॉडी में मियोसिस होता है। मियोसिस करके ये स्पोर्स बनाता है। ठीक है, इन स्पोर्स को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। अब स्पोर्स क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, राइट। इन स्पोर्स को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं ये सेवरल ईयर्स तक सरवाइव कर सकती हैं और हाईली रेजिस्टेंट होती हैं, मतलब किसी भी तरीके से इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फीचर है स्लाइम मोल्ड्स का। ओके, लास्ट ग्रुप पढ़ते हैं दैट इज द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में मैंने यहाँ ज्यादा लिखा नहीं है बिकॉज स्पेस नहीं था, बट मैं आपको बहुत सारा बताने वाली हूँ और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपने नोट्स में जरूर लिखना है। ओके, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्रोटोजोआ थोड़े एनिमल्स की तरह दिखते हैं, इसलिए को माना जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स हैं। ओके, प्रोटोजोआ जो है वो फ्री लिविंग होते हैं जैसे कि एनिमल्स होते हैं। हिटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही अपना खाना लेते हैं। आइदर ये पैरासिटिक होते हैं या प्रेडेटर होते हैं। पैरासिटिक मतलब होस्ट देखते हैं अपना, उसके ऊपर रहते हैं, ठीक है, लाइव ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं। और प्रेडेटर्स मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ के खा जाते हैं। ओके, इसमें 4 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट इज अमीबिक प्रोटोजोआ,
फिर है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, फिर है सीलिएटेड प्रोटोजोआ एंड फिर है स्पोरोजोन्स। तो इनके बारे में आप पढ़ते हैं। अमीबोइड प्रोटोजोआ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा। तो अमीबा को आप जानते हो, अमीबा के बारे में आपने काफी पढ़ा होगा, 10th ग्रेड से ही हमने पढ़ा होता है अबाउट दी सूडोपोडिया। सूडोपोडिया एक बहुत स्पेशल फीचर है अमीबा का। सूडोपोडिया क्या होता है? सूडोपोडिया होता है फॉल्स फीट। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट। तो फॉल्स फीट क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब भी ये फीड करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे तो ये अपने साइटोप्लाज्म को ऐसे मूव करता जाता है, जिसकी वजह से ये फॉल्स फीड की तरह दिखती है। ठीक है, तो ये अमीबा है और ये अपने साइटोप्लाज्म को आगे मूव कराता जाता है, जिसकी वजह से ये फॉल्स फीड की तरह दिखती है। झूठे पैर, फॉल्स फीड मतलब झूठे पैर। तो ये फॉल्स फीड की तरह दिखती है और इसलिए इसका ये स्पेशल फीचर है, दैट इज सूडोपोडिया। ओके, अमीबोइड प्रोटोजोवन के एग्जांपल्स हैं अमीबा एंड एंट अमीबा। ये जो एंट अमीबा है ये कॉज करता है अमीबिक डाइसेंट्री, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनके पास फ्लैजिला है और ये ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट है डिजीज कॉज करने के लिए, स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कॉज करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ट्रिपेनोसोमा, जिससे क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस, और ये स्प्रेड होता है टिस्टिस फ्लाई से। ओके, थर्ड पढ़ते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल है पैरामीशियम। और ये सीलिया क्या करता है? ये सीलिया आसपास के फूड पार्टिकल्स लेकर एक स्पेशल स्ट्रक्चर में डालता है, एक स्पेशल बॉडी ऑर्गन में डालता है, जिसको बोलते हैं गलेट। तो गलेट भी इनका स्पेशल फीचर है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का। लास्ट ग्रुप है प्रोटोजोआ का स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पोर लाइक लाइफ स्टेज है इनकी, स्पोर्स फॉर्म करेंगे। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, दैट इज दी मलेरियल पैरासाइट, जो कि मलेरिया कॉज करता है, तो ह्यूमंस को बहुत सारा हार्म करता है ये। ओके, प्रोटोजोआ के ये 4 ग्रुप्स थे और एग्जाम्पल्स में से इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। डिजीज कॉजिंग जितने भी हैं उनके नेम्स आपको जरूर पूछे जाते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। तो इस पार्ट में हमने कवर किया किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट फंजाई एंड अबाउट द वायरस एंड विरोइड्स। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ यू फाउंड इट यूजफुल, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए एंड डू हिट द लाइक बटन। अपने व्यूज जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अपनी प्रॉब्लम्स भी आप शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही यूजफुल लेक्चर्स पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे अपकमिंग वीडियोस की। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।